दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के ऐसे लोगों में से एक हैं जिन पर शायद सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा किया जाता है। वे कवि थे, लेखक थे, क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, नेता भी थे और इन सब से ऊपर एक सच्चे देशभक्त थे। बावजूद इसके कुछ लोग बड़ी चालाकी से उनके कुछ माफी नामों को आगे करके उन्हें कायर और अंग्रेजों का दलाल बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वीर सावरकर को बदनाम करने वाले ऐसी साजिशों की पोल खोलेंगे, उनके संघर्ष से जुड़े एक एक किस्से आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सावरकर से कुछ लोग की असल चीड़ आखिर है क्या। मैं भरोसा देता हूँ कि इस वीडियो के बाद वीर सावरकर से जुड़े आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से हर उस व्यक्ति से शेयर जरूर करिएगा जो सावरकर के बारे में सच जानना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। तो सावरकर विरोधी उनके विरोध में मुख्य तौर पर 3 बातें कहते हैं। उनकी पहली शिकायत तो ये है कि सावरकर सच्चे क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने खुद की रिहाई के लिए अंग्रेजों को 6 बार खत लिखे थे। ये भी कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर भी शामिल थे। और तीसरा कि आज देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है तो वो वीर सावरकर की ही देन है और इसी बात पर बहुत से लोग उन्हें सांप्रदायिक भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरोपों पर एक एक करके अपने जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये सच है कि देश ने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस देश ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं जिन्हें पता था कि बिना अहिंसा के ये अंग्रेज सबक नहीं सीखने वाले। वीर सावरकर ने भी ऐसा ही किया था। इसी रास्ते पर चलते हुए अपनी शुरुआती दौर में अंग्रेजों को सबक सिखाया। इससे पहले कि हम उनके अंडमान जेल जाने और उनके माफीनामे पर आएं, आपको उससे पहले कुछ घटनाएं और उनके बारे में बता देते हैं। तो कौन थे वीर सावरकर? वीर सावरकर जी के बारे में आपको बताने से पूर्व मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता सुनाना चाहता हूँ कि वो कहते हैं, स्वतंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मूल चुकाते हैं। स्वतंत्र गर्व उनका जिन पर संकट की घात न चलती है, तूफानों में जिनकी मसाल कुछ और तेज हो जलती है। स्वातंत्र उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र रूह की ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है। स्वातंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की कौन बिसात पांव विधि की लिपि पर धर सकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वतंत्र वीर होने की जितनी शर्तें गिनवाई हैं, उन सबको मिट्टी में गूंथ कर यदि किसी एक व्यक्ति की प्रतिमा बना ली जाए तो उसे प्रतिमा का नाम होगा विनायक दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर, वीर सावरकर। ये नाम सुनते ही मन में कुछ खटकता है ना, कुछ याद आता है ना, उड़े उड़े से कुछ शब्द कानों में टकराने लगते हैं ना। ध्यान से सुनिए तो एक शब्द बड़ा स्पष्ट सुनाई देगा, माफी, अंग्रेजों से माफी। जिस युग पुरुष का नाम सुनते ही हमारे सर आदर से झुक जाने चाहिए, उसी के जिक्र पर हमारे मन में 100 प्रश्न सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए उसी पर हम शक करते हैं। जिसके हिस्से में हमारी अगाध श्रद्धाएं आनी चाहिए उसे हमने अनंत संदेहों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। हमारी पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा छल हुआ है कि हमसे हमारे महापुरुष छीन लिए गए, हमारे हीरो चुरा लिए गए और बदले में हमें पुरुषार्थहीन दोगले नायक थमा दिए गए, जिनके जयकारे लगाते हुए मेरा और आपका गला सूख गया। हमारे साथ और इससे बड़ा षड्यंत्र हो क्या सकता है कि हमें सत्य से विमुख कर दिया गया और हमारी अंतरात्मा में सावरकर जैसे भारत भक्त के लिए घोर अंधकार भर दिया गया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वीर सावरकर कौन थे। वीर सावरकर वो हैं जिन्होंने माँ भारती की स्तुति में 6000 से ज्यादा कविताएं लिखी, लेकिन कागज पर नहीं, सेलुलर जेल की दीवारों पर कलम से नहीं, कंकड़ पत्थर से, कील और कोयले से। ये कविताएं समाप्त न हो जाएं, अंग्रेजी तानाशाह का सीमेंट उनके कुदरे हुए शिलालेखों को निर्लज्जता से मिटा न दें, इसलिए सावरकर ने वो सारे कविताओं को रट रट कर कंठस्थ याद कर लिया। वीर सावरकर वो हैं जिनको अंग्रेजी सरकार ने क्रांति के अपराध में काला पानी का दंड दिया था। काला पानी की सजा साधारण विद्रोहियों को और अपराधियों को नहीं दी जाती, ये सजा सिर्फ डेंजर क्लास के बागियों को ही मिलती है। सेलुलर जेल भेजे जाने का मतलब था कि अंग्रेजी सरकार आपके आगे विवश हो चुकी है, उसका कोई भी जोर जुल्म आपको झुका नहीं पाया, इसलिए अंग्रेजों के पास आखिरी रास्ता बचता था
कि आपको अत्यंत असह्य यातना दी जाए और बाहरी दुनिया से संपूर्ण विमुख कर दिया जाए। टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। सेलुलर जेल और सावरकर को दिए गए 3rd डिग्री टॉर्चर का किस्सा मैं आगे आपको सुनाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो माफी वीर नहीं बल्कि नायक वीर सावरकर थे। अभी तो परिचय की बस औपचारिकता पूरी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका डर है कि मेरे छोटे भाई बहनों ने सावरकर का नाम तक नहीं सुना होगा। गधे और खच्चरों पर बैठकर नंग धड़ंग आए बाबरों, टीपू सुल्तानों, अकबरों के बाद सिलेबस में इतनी जगह नहीं बची है कि सावरकर को भी पढ़ाया जाए। लेकिन नॉलेज कभी सिलेबस का मोहताज नहीं रहा। ये वो बीज है जिसको धरती में गाड़ दे तो धरती को तोड़ कर निकल आएगा। अंग्रेजों ने भी तो यही किया था। क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में, ऐसी पुस्तक के बारे में सुना है जिसको प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया गया हो, प्रतिबंधित कर दिया गया हो? 1857 समर सावरकर की लिखी हुई ये पुस्तक क्रांतिकारियों की भगवत गीता बन गई थी। ये वही यशस्वी पुस्तक है जिसे पूरे फिरंगी सल्तनत इससे घबरा गई थी कि इसके प्रकाशन से पूर्व ही इस पुस्तक को बैन करवा दिया गया। उस जमाने में इस पुस्तक को पढ़ लेना महापुण्य के समान था और यही वह महापुण्य था जिसके प्रताप से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्ला खान से लेकर चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता के दिव्य यज्ञ में आहुति बने। आपके मन में ये जरूर आया होगा और आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई तो सबने पढ़ी कैसे। लेकिन मैं बता दूं, हाथ से लिख लिख कर क्रांतिकारी इसकी प्रतियां बनाते थे और आज़ादी के मतवालों में बांट दिया करते थे। यह बात है साल 1909 की तारीख थी, 1 जुलाई। भारत के क्रांतिकारी मदन लाल डिंगरा जी ने लंदन के अंग्रेज अधिकारी सर विलियम हटवायली की दिन दहाड़े हत्या कर दी। कहते हैं पहली बार उस हत्याकांड में वीर सावरकर का नाम आया था। कहा गया था कि हत्या में हथियार मुहैया करवाने वाले उनकी भूमिका थी, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उन्हें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। उसी साल 1909 में ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ चीज़ें छुपाने के बाद जब वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को उम्र कैद की सजा हुई तो इससे उनके समर्थक बहुत ज़्यादा भड़क गए। इसका बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कन्हेरा नाम के क्रांतिकारी नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जैक्सन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अनंत लक्ष्मण कन्हेरा के कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसी छापेमारी में और इसी कार्रवाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे यह पता लगा कि हत्या में शामिल हथियारों को विनायक दामोदर सावरकर नाम के युवक ने लंदन से भेजा था, जिसके बाद टेलीग्राम करके इसकी जानकारी दी गई लंदन पुलिस को। इसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर भारत लाया गया था, मगर सावरकर इससे भी हार मानने वाले नहीं थे। जिस समुद्री जहाज पर उन्हें लाया जा रहा था वह वहां के सभी गार्डों को चकमा देकर भाग गए। कई मील तैरते हुए किनारे पर पहुंच आए, मगर किनारे पर आखिर जख्मी हो गए थे तो उसके बाद वह पकड़े गए। जैक्सन की हत्या में शामिल होने के जुर्म में सावरकर और कुछ और लोगों को काला पानी की सजा देते हुए अंडमान की जेल में भेज दिया गया, जहां वो 9 साल और पूरे 10 महीने जेल में रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 सजाएं सुनाई गई। वहां उन्हें 52 नंबर के कोठरी में रखा गया था। उस वक्त अंडमान के रास्ते बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ होते थे। अंग्रेजी अधिकारी बग्गी में चलते थे और सावरकर जैसे राजनीतिक अपराधी इन बग्गियों को हाथों से खींचते थे। खराब रास्ते होने के कारण वो जख्मी भी हो जाते थे। सावरकर पर इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया था उन्हें कहा जाता था कि मल शौच त्याग दी जाए और उन्हें कहा जाता था कि कभी कभी हथकड़ी लगाकर भी खड़े रहना होगा और उन्हें खड़ा किया जाता था। उन्हें कुनैन दी जाती थी जिससे उन्हें चक्कर आते थे। वहां हर महीने 5 से 6 कैदियों को फांसी दी जा रही थी। जेल के हालात देखकर और कैदियों को फांसी देखते हुए सावरकर भी समझ गए थे कि उनका भी अंत कभी भी हो सकता है। 11 जुलाई 1910 को वो अंडमान जेल लाए गए और उसके 1.5 महीने में पहली बार उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा और अगले 9 साल में अपनी सजा कम कराने के लिए ऐसे 6 माफीनामे उन्होंने लिखे थे। अब सावरकर के इन्हीं माफीनामों को लेकर उनके विरोधी कहते हैं कि वो डरपोक थे, वरना कोई क्रांतिकारी खुद के लिए माफीनामा थोड़ी ना लिखता है। ऐसा कहते ये लोग सावरकर को अंग्रेजों का चट्टुकार तक कह देते हैं। इन माफीनामों पर जब सावरकर से पूछा गया तो उनका कहना यही था कि भाई माफिया तो मेरी लड़ाई का हिस्सा है, मेरी रणनीति का हिस्सा है। सावरकर ने जब मोहम्मद गौरी का उदाहरण दिया कि वो पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारा और हर बार माफी मांगकर चला गया,
क्योंकि गौरी से जब इस बात पर पूछा गया कि वो हर बार माफ़ी क्यों मांगता है तो उसका यही कहना था कि अगली बार मैं ज़्यादा तैयारी से आ सकूं और इसे हरा सकूं। और मुझे लगता है कि माफ़ी मांगने के पीछे सावरकर की जो दलील थी कि माफ़ी मांगना उनकी राजनीति का हिस्सा था, इसके बाद कहने सुनने को कुछ बच नहीं जाता और हमें इसे उसी तरह लेना चाहिए। अगर वो डरपोक होते, यातनाओं से डरते, तो आप खुद ही बताइए कि वो इंग्लैंड में रहते हुए अच्छी भली जिंदगी तो जी ही रहे थे। आखिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि पहले वो अंग्रेजी अधिकारी की हत्या में शामिल होते और फिर वही से रहते हुए भारत में हथियार पहुंचाकर एक और अंग्रेजी अधिकारी की हत्या करवा देते, वो भी तब जब उन्हें पता था कि ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर फांसी के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है। आप खुद से पूछिए, क्या फांसी और मौत से डरने वाला शख्स ये करेगा? यहाँ सड़क पे तो दो गुंडे लड़कियों को छेड़ते रहते तो पूरा मार्केट खड़ा होकर देखता रहता है, चुपचाप खड़ा होकर, और समझता है कि यार कि कौन ये दोनों गुंडे से पंगा लेगा। और उस वक्त 22-25 साल का एक लड़का इंग्लैंड में रहते हुए अंग्रेजों से पंगा ले रहा था और आपको लगता है कि वो डरपोक था? डरपोक इंसान का सबसे खतरनाक जेल में पहुंचना तो दूर, वो तो घर के नीचे झगड़े की आवाज सुनकर खिड़की बंद कर लेता है। भैया, इसलिए डरपोक बोलकर क्रांतिकारियों का अपमान करना बंद करिए। जो इंसान ऐसे मुश्किल हालातों में भी पत्थरों की कलम बनाकर जेल की दीवारों पर 6000 से ज्यादा कविताएं लिख देता है, अगर वो कमजोर है, वो डरपोक है, तो मैं बहादुर इंसान को मिलना चाहता हूँ। अगर हिम्मत हो तो आप मुझसे उनको जरूर मिलाइए। दोस्तों, कुछ लोग तो वीर सावरकर की माफ़ी की बात तो करते हैं, मगर नाभा जेल में रहते हुए नेहरू जी की मांगी माफ़ी की जिक्र नहीं करते। हाँ, मैं आता हूँ नेहरू जी के ऊपर भी, पर उससे पहले एक बात बता दूँ। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि वीर सावरकर की इसलिए इज्जत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। अगर ऐसा ही है तो 1923 का एक हिस्सा सुनिए। कहते हैं नेहरू जेल में इतना परेशान हो गए थे कि उनकी परेशानी को उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी तक पहुंचाया गया था, जो कि उस वक्त के बहुत ही पहुंचे हुए वकील थे। मोतीलाल नेहरू जी ने उस वक्त भारत के वॉइस रॉय से संपर्क किया, जिसके बाद नेहरू ने माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा लिखा और उसके बाद सिर्फ 3 दिनों में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात तो खुद उस वक्त के नेहरू जी के साथ जेल में रहे कांग्रेस के एक नेता ने अपनी किताब में लिखी है। अब आप मुझे बताइए कि आप इस पर क्या कहेंगे। क्या हम इस पर यह कहें कि नेहरू जी के चूंकि जेल से निकलने के लिए कोई बॉन्ड भर दिया, माफ़ी मांग ली, इसलिए उनकी बाकी की सजाएं और सारे कामों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, उनकी बाकी के योगदानों को खारिज कर दिया जाए? अरे सावरकर पर तो जुर्म ढाया जा रहा था, बहुत ही यातनाएं दी जा रही थी, वो तो 50 साल की सज़ा काट रहे थे, उनकी तो जेल में मौत भी हो सकती थी। नेहरू जी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनका अपराध भी इतना बड़ा नहीं था, सज़ा भी सिर्फ 2 साल की, और 2 साल में क्या, वो 3 दिन में ही परेशान होकर बॉन्ड भरकर वापस आ गए। अगर वो अपने पिता से वाइसरॉय को सिफारिश लगवा सकते हैं तो सावरकर को ये हक क्यों नहीं कि वो जेल में मरने की बजाय झूठी माफ़ी मांगकर जैसे तैसे बाहर आ जाएं और दोबारा उन्हीं अंग्रेजों से लड़ें, जैसे कि वो लड़े भी। लेकिन सावरकर की बात करते हुए हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। जो उन्होंने किया वो क्यों किया और जो बाकियों ने किया वो क्यों किया, इस पर तो कोई चर्चा करना चाहता ही नहीं है। अगर सावरकर सच में डरपोक होते, जेल से छूटने के बाद वो डर गए होते, तो क्या उसके बाद वो फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं? 22 जुलाई 1931 बॉम्बे के प्रभावी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में बीबी गोगाटे ने 2 गोलियां चलाई थी, लेकिन वो बच गए। कहते हैं गोगाटे सावरकर के अंधभक्त थे, हत्या से पहले वो उनसे मिले भी थे। साल 1966 में सावरकर पर जो किताब आई थी, उस किताब में खुद इसका जिक्र किया गया है। अगर सावरकर को दोबारा जेल जाने का डर होता तो वो अंडमान जेल के इतने बड़े नर्क से निकलने के बाद भी क्या ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करने की सोचते हैं? कुछ लोग तो ये भी कहकर सावरकर को बदनाम करते हैं कि उन पर 1948 में हुए गांधी जी की हत्या का भी आरोप है, मगर उन पर आरोप का कोई भी दम नहीं था, ना ही है। एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। बाद में कपूर कमीशन भी बनाया गया तो भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, कुछ भी साबित नहीं हुआ। मगर इससे भी कोई भी नापसंद करने वाले लोग आज तक उनकी सोच नहीं बदली। वो ये भूल जाते हैं कि गांधी जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले वीर सावरकर को विचारों को तारीफ की थी। लंदन में सावरकर से मिलने के बाद उन्होंने सावरकर को बहादुर, चतुर और देशभक्त बताया था और ये भी कहा था कि सावरकर मुझसे पहले अंग्रेजों के षड्यंत्र समझ गए थे। ये गांधी जी ही थे जिन्होंने वीर सावरकर और उनके भाई अंडमान जेल में यूं बंद होने पर चिंता जताई थी। अगर सावरकर सच में गांधी की हत्या में शामिल होते तो जून 1964 में कांग्रेस सरकार उनकी पेंशन शुरू करती। बताइए वो क्यों करती कांग्रेस सरकार उनकी पेंशन शुरू? अगर सच में सावरकर गांधी जी के हत्यारे थे तो उनके मौत के बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी सावरकर की याद में स्टैंप जारी करती? बिल्कुल नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो अगर आप मुझसे पूछें
तो मुझे लगता है कि सावरकर के जिस माफ़ीनामे को बार बार मुद्दा बनाकर उछाला जाता है, उन्हें विलन बताया जाता है, वो मुद्दा है ही नहीं। असल मुद्दा तो है शायद हिंदुत्व, पर सावरकर के विचार, वो विचार जिसका जिक्र आज संघ भी करता है, वो विचार जो आज बीजेपी भी करती है। मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके अगले ही दिन संसद भवन में लगी वीर सावरकर के तस्वीर पर उन्होंने माथा टेका था। मुझे लगता है सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा और वही सोच को जो बीजेपी भी राजनीति की मुख्य धारा है, बीजेपी के राजनीति मुख्य की धारा है, इसलिए इनके विरोध का असली वजह यही है, जिस वजह से सावरकर से जुड़े हर चीजों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, बिना ये जाने कि देश की आज़ादी में बतौर थिंकर, बतौर राइटर, बतौर पोएट और एक्टिविस्ट के तौर पर उनका कितना बड़ा महान योगदान था। बेशक देश को आज़ाद कराने का तरीका उनका अपना था, अपनी सोच थी, गांधी जी से अलग थी, राजनीति विचार अलग थे, लेकिन मगर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सच्चे देशभक्त होने के नाते उनका एकमात्र लक्ष्य था देश की भलाई और कुछ भी नहीं। लेकिन सावरकर तो फिर भी भाई 10 सालों तक देश के सबसे खतरनाक जेल में जुल्म सहकर भी रहे, और जेल के जुल्म सहने के बाद वो जब बाहर आकर भी हर पल देश को मजबूत करने के बारे में ही सोचते रहे। और यही इकलौती बात आज हमें और हम सबको मायने रखनी चाहिए, और यही बात मायने रखती भी है और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए वीर सावरकर से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला,